नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय आ चुका है और बुआई से जुड़े हुए किसान के दो सवाल हैं। एक तो बुआई के लिए दवाइयाँ और खाद बता दो जिससे हमें बहुत तगड़ा उत्पादन मिल जाए, और दूसरा सवाल है कोई ऐसी वैरायटी बता दो जो 0238 जितना उत्पादन दे जाए, या जितनी भी नई वैरायटी आ रही इनमें से सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है। क्योंकि इस साल 0238 ने किसान को बिल्कुल हताश कर दिया, बिल्कुल भी वजन नहीं निकल रहा। लगभग 70-80 चीनी मिले फरवरी के महीने में ही बंद हो चुकी है। चीनी मिले भी परेशान है और किसान भी परेशान है। किसान भाइयों, हमें गत वर्षों में कई सारी वैरायटियां गन्ना संस्थानों की तरफ से मिल चुकी है, और आज भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी वैरायटी किसानों को अच्छा उत्पादन देगी या कौन सी वैरायटी आगे ज्यादा चलेगी। जैसे कोलक 16-202 के बारे में कई किसान कहते हैं कि भाई हमें अच्छी नहीं लगी, कई कहते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा वजन है वैरायटी में, अच्छा जमाव लेती है। फ्रेंच के किसान कह रहे हैं कि हमें तो भाई सही लग रही है, हम तो इसको लगाएंगे, वजन बहुत अच्छा। कुछ 18-231 को अच्छा बता रहे, कुछ कह रहे कि ये भी खराब है। किसान भाइयों, वैरायटी हमें मिलती रहेंगी आगे भी जिस प्रकार ये मिल रही। फिर वही कह रहा हूं कि कौन सी वैरायटी चलेगी, कौन सा अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। हमें सुधार करने की अब जरूरत है अपनी कार्य प्रणाली में। हम बहुत वर्षों से 28 इंच पे गन्ना लगा रहे, लेकिन मैंने ये खुद महसूस करा कि अब जो वैरायटी आ रही है इनमें जमाव और ब्यांत बहुत अच्छा है। चाहे कोई भी खराब से खराब वैरायटी हो, अगर आप उसका प्रबंधन सही रखते हैं, सही समय पे खाद देते हैं, उसमें खरपतवार नियंत्रण सही करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे उत्पादन पे पहुंच जाओगे। इसीलिए मैं किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 42-44 इंच पे ट्रेंच विधि के प्रैक्टिकल करने शुरू करो। सिर्फ एक खेत बोना शुरू करो सितंबर अक्टूबर में, और एक इस समय पे फरवरी से लेके मार्च तक। किसान साथियों, धीरे धीरे आप इस विधा को बहुत अच्छी प्रकार से सीख जाओगे, और ये ऐसी प्रणाली है कि जब आप इसे सीख जाओगे, इसमें गन्ना घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा इसके साथ आप बहुत सारी सह फसली फसलें ले सकते हैं, बहुत कम खाद में इसको आप कामयाब कर सकते हैं। जो मिट्टी में कमजोरी आती जा रही, उसको भी आप बहुत अच्छी प्रकार से हैंडल कर लेंगे इस विधि के द्वारा। जैसे अगर हम 44 इंच 42 इंच पे भी गन्ना लगाते हैं तो बीच का जो भाग है हमारा वो 2 साल तक खाली रहता है। उसमें स्वतः ही जब आप 2 साल तक कुछ नहीं लगाने के, तो मिट्टी ठीक हो जाएगी। दूसरा, जब हम गेहूं के बाद गन्ने की बुआई नहीं करते, उनमें हरी खाद लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में गन्ना ज्यादा लगाते हैं, तो हमारी मिट्टी सुधरना शुरू कर देगी, सारा गन्ना हमारा अगेता होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि वैरायटी बता दो। किसान भाइयों, वैरायटी सारी अच्छी है, सिर्फ आपको अपनी विधि पे, अपने बुआई के समय पे काम करना, किस प्रकार से हम इन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन ले लें, यही आपको अब देखना। अब बात आती है कि बुआई में कौन सी दवाएं और कौन से खाद इस्तेमाल करने। किसान साथियों, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि खाद सब जानते हैं, वही खाद है, खाद बदले नहीं है, दवाई भी वही है, वो भी बदली नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये प्रारंभिक और द्वितीय पोषक तत्व हैं। इनका हमें समय समय पे अपनी फसल में ध्यान रखना, और खरपतवार नियंत्रण सही समय पे करना, बुआई सही समय पे करनी। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात को, अगर आप प्रबंधन सही रखते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन ले लेंगे। जो खाद और दवाएं हैं वो केवल अच्छे उत्पादन में सिर्फ एक भाग यानी एक रोल निभाती हैं। ऐसे कई काम हैं जो हमें गन्ने की फसल में करने, जैसे समय प्रबंधन, हमें सही समय पे बोना, सही बीज का चयन करना, सही दूरी पे गन्ना लगाना, उसमें खरपतवार नियंत्रण बिल्कुल सही समय पे करना। मैंने ये देखा कि आप चाहे कितना भी अगेता गन्ना लगा लो, अगर उसमें खरपतवार ज्यादा हो गया तो किसान भाइयों, सारा का सारा जो खाद है वो खरपतवार पी जाते हैं। कल्ले नहीं आते गन्ने में, ब्यांत नहीं आता सही समय पे, और आप किसी भी वैरायटी को लगा लो वो आपको अच्छा उत्पादन नहीं दे के जाती। इसीलिए अगर हम सारे काम सही समय पे करें तो किसी भी वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ना दवाओं के बारे में, ना ही खादों के बारे में। जैसे मैंने बताया 6 ही खाद है। आप बुआई डीएपी के साथ भी कर सकते हैं, आप एसएसपी के साथ भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो एनपीके के साथ भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मान लीजिए आप एसएसपी के साथ जा रहे हैं, कई मेरे किसान कहते हैं कि भाई इसका रिजल्ट नहीं मिलता, ये तो कुछ नहीं है, पत्थर है। किसान भाइयों, इसके अंदर फास्फोरस की भी मात्रा कम है, और ये थोड़ा सा टूटने में देर लगती है, इसमें मिट्टी में थोड़ा सा लेट असर ये दिखाती है। डीएपी जबकि डलते ही मिट्टी में घुलना शुरू कर देती है।
आप अगर 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल के बुआई करते हैं, उसके साथ यूरिया भी मिला लेते हैं, पोटाश भी मिला लेते हैं, तो किसान भाइयों सबसे तगड़ी बेसल डोज बन जाती है इसकी। यानी जो मैंने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, आपको शुरुआती अवस्था में इसकी पूर्ति करनी। शुरुआती अवस्था में ही हमारी फसल को सबसे ज्यादा खादों की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो एनपीके के साथ भी जा सकते हैं, जैसे उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो इन तीनों खादों की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिला दो। भाई नाइट्रोजन इसमें 12% पहले से ही है, तो 1 बैग यूरिया की जगह आप आधा बैग यूरिया ले लो। फास्फोरस इसमें 32% है, अगर आप इसके 1.5 बैग ले लें, आप ऐसे समझिए और कुछ लेने की जरूरत नहीं, इसके साथ आप एनपीके का 1.5 बैग ले लो बुआई में, या 2 बैग डाल दोगे तो बिल्कुल ही जबरदस्त हो जाएगा काम, और कुछ नहीं मिलाना, ये होगी पूर्ति। या तीसरी डोज आ गई डीएपी के साथ, डीएपी में भी थोड़ी सी नाइट्रोजन होती है, आधा बैग नाइट्रोजन ले लो, 1 बैग या 1.5 बैग डीएपी का ले लो, उसके साथ थोड़ा पोटाश ले लो 25-30 किलो, या 1 बैग पोटाश भी ले सकते हैं आप डीएपी के साथ, जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। क्योंकि मैंने अभी बताया शुरुआती अवस्था में सबसे ज्यादा खादों की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी बेसल डोज हो गई, और जो हमारे 6 खाद हैं उनको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3-4 पानी तक अपनी फसल को देना। तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मात्रा बुआई में इस्तेमाल कर लो, थोड़ी सी पहले पानी पे, थोड़ी सी दूसरे पानी पे, इस प्रकार से भी आप बांट सकते हैं। कहने का मतलब ये है खरपतवार नियंत्रण करो सही समय पे, निराई गुड़ाई करो, और ये जो हमारे खाद हैं इनकी पूर्ति 2-3 पानी तक अपनी फसल में देते रहो। अब बात आती है दवा की। किसान भाइयों, दवाएं वही है, साल्ट वही है, अलग अलग कंपनी उनको अलग केवल नाम से ला रही। जैसे आप किसी भी कंपनी का थायो लैम्डा देख लो, वो अलग अलग नाम से मिलेगा, साल्ट वही है। या आप रीजेंट देख लो, कई कंपनियों का आपको मिलेगा, बायर का भी मिलेगा, और भी कई कंपनियों का मिलेगा, लेकिन काम उसका भी वही है। किसान भाइयों, किसी भी दवा के साथ आप बुआई कर सकते हैं, बस मात्रा उसकी ठीक होनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहें तो खाली रीजेंट के साथ बुआई कर लो, रीजेंट 10 किलो डाल दो, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जब आप रीजेंट अल्ट्रा के साथ बुआई करेंगे किसान भाइयों, 2 किलो बीघे का डाल दो, 10 किलो, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे रीजेंट आपके गन्ने टुकड़ों पर असर दिखाता रहेगा बहुत लंबा, जब गन्ने टुकड़ों के पास ये डल जाता है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। और एक भ्रम ये ना पालो कि भाई मैं 3 दवाई डाल दूं, 4 डाल दूं तो मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, नहीं, वही रिजल्ट मिलेंगे अच्छी कंपनी की सही दवा का, सही साल्ट का आप इस्तेमाल करो, आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दवा के साथ आप अगर चाहें तो एक फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का अच्छा फंजीसाइड ले लो, आप थाइफोनेट मिथाइल ले लो, आप एजोक्सिस्ट्रोबिन डेफिकोनाजोल ले लो, आप टेबुकोनाजोल ले लो जो हारू में आता है सल्फर के साथ। किसान भाइयों, कोई भी फंजीसाइड आप ले लो, यानी एक कीटनाशक, एक फंगस की दवा, और ये बेसल डोज आपको खुद तैयार करनी, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सारे काम अपने गन्ने की फसल में समय पे निपटाओ। सबसे महत्वपूर्ण काम गन्ने की फसल में मेरे हिसाब से खरपतवार नियंत्रण है। बुआई के तुरंत बाद बस इस बात पे ध्यान जरूर देना, नहीं तो सारी मेहनत आपकी बिगड़ जाएगी। धन्यवाद।